फ्रेंड्स, आप लोगों ने रिसेंटली अदानी एम्पायर इज डीपली ओवर लेवरेज्ड से रिलेटेड न्यूज सुनी होगी या पढ़ी होगी। इसी से रिलेटेड अभी कुछ दिन पहले रचना मैम का एक वीडियो आया था, फैक्ट वर्सेस फिक्शन, जिसमें कि उन्होंने इस जो रिपोर्ट आई थी अदानी के ओवर लेवरेज होने पे, इसकी पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने इस पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया था। दो आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ रचना मैम, बट आई एम टोटली नॉट impressed with her this video, and here my 2 cents over the some of the issues raised in this video by रचना मैम। अगर आप लोगों ने ये वीडियो फैक्ट वर्सेस फिक्शन वाला नहीं देखा है तो आप प्लीज ये वीडियो पहले देखें, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि मेरे पॉइंट्स क्या हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले उन्होंने पॉइंट रेज किया था कि क्रेडिट साइट इज एक्चुअली अ रिसर्च फर्म, and then she emphasized that Fitch is actually a credit rating agency. And then at 3 minutes 20 seconds, she stressed that this report is not by a Fitch, which is credit rating agency, but by a research agency. Now, who said that report is by credit rating agency? The question is, no one said that report is by Fitch itself or report by a credit rating agency. Instead of discussing of the content and its a merit about the report, she just discussed about the superficial things. Further, she mentioned that there is a market perform recommendation on the two companies of the Adani Group, but she very conveniently overlooked the view of the report over the whole group कि whole group की ओवरऑल कितनी निगेटिव है, उस बात को उन्होंने कहीं कुछ मेंशन नहीं कर रहा है। इनफैक्ट मार्केट परफॉर्म पे काफी फोकस किया गया था, जबकि मार्केट परफॉर्म इज ओनली रिप्रेजेंट दैट देयर इज नो चेंज इन द व्यू, इट्स नथिंग पॉजिटिव, इज जस्ट न्यूट्रल। इसके बाद उन्होंने रेज किया कि एक्चुअली में तो फिच अपग्रेडेड द आउटलुक ऑन फोर अदानी ग्रुप कंपनीज। ओके, उसके उन्होंने ये न्यूज दिखाई दैट फिच अपग्रेड्स आउटलुक ऑन फोर अदानी ग्रुप कंपनीज एफएम्स रेटिंग। नाउ she herself mentioned in the beginning that we should not go by the headline, and here we are reading only the headlines of this news. Let's go check out the news ourselves. Here, the news says on June 10, 2022, Fitch revised the outlook on India's long-term foreign currency ADR to stable, citing that downside risks to medium-term growth have diminished due to country's rapid economic recovery and easing financial sector weaknesses. The rating also balances India's external resilience from solid foreign exchange reserve buffers against some lagging structural indicators such as पब्लिक फाइनेंस एंड मैक्रोस। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये रिपोर्ट कह रही है कि इंडिया के ओवरऑल जो फॉरेन करेंसी जो आईडीआर है वो स्टेबल हो रहा है। आईडीआर इज इशूड डिफॉल्ट रेटिंग बिकॉज कि इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी काफी अच्छी हो रही है। द कंट्री, इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफी बफर हो गया है, मतलब आरबीआई के पास, इसलिए एज अ कंट्री एज अ सॉवरेन उन्होंने रेटिंग को, कंट्री की रेटिंग इंप्रूव की है। और यहाँ पे क्लियरली लिखा है उसके बाद, द रिपोर्ट हाउएवर नोटेड दैट the revision in the outlook does not indicate a change in the agency's view of these four companies' underlying ratings, but rather follows a revision in India's outlook to stable. The ratings are constrained by the sovereign country's ceiling rather than the rating itself. यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि जो रेटिंग, जो रिवीजन है वो कंट्री के कारण हुआ है कि जो फॉरेन में जो जिसने लोन दिया हुआ है एक कंट्री के लिए, एक कंपनी में, तो उसको लग रहा है कि इस कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, तो यहाँ की जो कंपनीज है उसकी भी रेटिंग इंक्रीज हुई उसके कारण से। पर्टिकुलर इन कंपनीज की पर से रेटिंग में कोई चेंज नहीं आया है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। बट इस बात को बहुत ही कैंपली ओवरलुक करते हुए, केवल हेडलाइन शो करके कि ओवरऑल रेटिंग्स जो है वो चेंज हुई हैं, वो करके इस वीडियो को मैडम ने आगे बढ़ा दिया। इसके बाद मैडम ने अगला पॉइंट बताया था कि डेट कंपोजिशन के बारे में। Here we are told that we may be having assumption that loan is given by PSU banks with taxpayer money and this and that. First of all, how and when do this question arise? ना तो ये PSU एंड टैक्स पेयर मनी इशू वाज रेज्ड इन द रिपोर्ट, और ना ही ये कंपनी की ओल्ड लेवल सिचुएशन में कोई पॉइंट है। यार एक्सपेक्टिंग कि अगर मैडम इस पर कोई डेट कंपोजिशन के बारे में बात कर रही हैं, देन शी वुड मेंशन अबाउट डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन टोटल एसेट परसेंटेज, या डब्ल्यूएसीसी पर लेवरेज का क्या इफेक्ट आ रहा है, उसके बारे में कुछ मेंशन होगा। डब्ल्यूएसीसी वेटेड एवरेज कॉस्ट टू कैपिटल, कि ओवरऑल कंपनी का जो कैपिटल है उस पर कितनी कॉस्ट आ रही है, जो आपकी डेट की कॉस्ट आती है इनटू डेट का कैपिटल वेटेज इनटू 1 - टी, जो कि ये शो करता है कि आपका टैक्स बेनिफिट जो हो रहा है
इक्विटी की कॉस्ट इंटू आपका इक्विटी का वेटेज, ये आ रहा होता है। तो ओवरऑल कंपनी का जो कॉस्ट पड़ रही है कैपिटल की, उसमें इस लेवरेज होने से कितना फर्क आ रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में कोई डिस्कस किया जाएगा, जो कि बहुत ही करंटली कुछ भी नहीं किया गया। इनफैक्ट देयर इज अ क्लियरली स्टेटिक स्टेट ऑफ थ्योरी विच सेज दैट कि ओवरऑल जो लेवरेज्ड फर्म की वैल्यू होती है वो अनलेवरेज्ड फर्म की वैल्यू और जो टैक्स के उसको प्रॉफिट मिल रहा बेनिफिट मिल रहा था वो प्लस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। और कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्या है कि जैसे जैसे डेट बढ़ता है उसकी कंपनी की जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है वो वैल्यू बढ़ती जाती है, जो कि डेट परसेंटेज एक पॉइंट पे आके एक ऑप्टिमल रहता है। यहाँ पे ये जो अदरवाइज जो वैल्यू ऑफ लेवरेज फॉर्म है वो डेट बढ़ाने से बढ़ती है, पर ऑप्टिमल पॉइंट के बाद वो चीज डिक्रीज होने लगती है। तो अभी जो उसका डेट परसेंटेज चल रहा है ग्रुप कंपनीज का, वो ऑप्टिमल के पास में है, ऑप्टिमल से टू मच एक्सीड कर चुका है, काफी ज्यादा एक्सटेंड जा चुका है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कितनी ज्यादा चल रही है, इन सब बारे में कोई बात नहीं हुई। इनफैक्ट जब आप डेट बढ़ाते हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाता है, बॉन्ड स्प्रेड बढ़ जाता है कंपनी का, पर इस बारे में भी कहीं कोई मेंशन या एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। अगर हम बॉन्ड स्प्रेड की बात करें और चेक करें अभी अदानी ग्रुप का आप देखेंगे तो जो जी स्प्रेड बेसिस पॉइंट चल रहा है वो लगभग 545 बेसिस पॉइंट पे भी स्प्रेड है, 359 बेसिस स्प्रेड है, 381 बेसिस पॉइंट का जी स्प्रेड चल रहा है। वन बेसिस पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसका होता है 0.01%। और जी स्प्रेड होता है कि आपके जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उससे एक्स्ट्रा कितना कंपनी को पे करना पड़ेगा अपने बॉन्ड को। यानी कि अगर 545 बेसिस पॉइंट का जी स्प्रेड है तो 5.45% उसको गवर्नमेंट बॉन्ड जितना पे कर रहा है उससे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो जो ये बॉन्ड स्प्रेड इतना चल रहा है ये कितना स्टेबल है, कितना सस्टेनेबल है, इस बारे में कहीं कुछ डिस्कस नहीं किया गया। नॉनदलेस अगर हम मैं इनकी बात मान लें कि डेट कंपोजिशन में हमें बस ये देखना है कि भाई पीएसयू बैंक्स और टैक्स पेयर मनी में कितना लग रहा है, तो भी then it was shown that in the among the long term debt 42.9% was bond and 57.1% was from the bank and others. Here we forgot about the short term debt anyways. And then at 6 minutes 27 seconds it was stressed that almost 43% is from the bonds and only rest of the 57% is from the banks and others. Now, normally a neutral person would say this breakup of 57 and 43 as almost for 57% and rest 43% from bond, या फिर वो बोलेगा कि दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल हैं, बॉन्ड और 47% और 43%। पर कभी ये नहीं कहेगा कि मेजर मोस्ट ऑफ द इज फ्रॉम 43% एंड रेस्ट 57% इज बैंक एंड अदर्स। दिस shows हाउ biased व्यू फ्रॉम द बिगिनिंग। उसके बाद इसमें आगे आते हैं तो ये बोला गया, में बताया गया कि आल्सो पार्ट ऑफ डेट इज इन फॉरेन करेंसी बॉन्ड एंड दस देयर आर लोअर रेट्स, एक पॉजिटिव पॉइंट बताया गया। बट यहाँ पे बहुत ही करंटली इस बात को छोड़ दिया गया कि जो करेंसी डिप्रिसिएशन होगा उसका भी इफेक्ट आएगा, उससे एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाएगी, उस चीज को ओवरलुक कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे देख लो कि अगर मान लीजिए आपका $1 जो है वो 80 रुपीज में भी चल रहा है, ठीक है, आपने अभी लोन लिया है $1 का, आपको जब बाद में $1 ही लौटाना है केवल, जो कि बाद में 100 रुपीज अगर पैसे डिप्रिशिएट कर जाती है, तो आपको सिर्फ सेम $1 लौटाने में ही आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर आपकी कंपनी डिप्रिशिएट करती है। तो एक्चुअली में वो इफेक्ट ऑलमोस्ट इक्वल साथ आता है। और अगर आप इस करेंसी डिप्रिशिएशन को हेज करते हो करेंसी स्वैप के थ्रू, देन क्या होगा कि आपको जो फॉरेन एक्सचेंज का जो बेनिफिट आप बताया जा रहा है ऊपर, वो चला जाएगा। Actually, में there's a full theory about this, which is known as uncovered interest rate parity, which says that कि इंटरेस्ट रेट में जितना हमारा डिफरेंस होगा दो कंट्रीज में, उन दोनों कंट्रीज के बीच की जो करेंसी डिप्रिसिएशन भी ऑलमोस्ट उसी के पास पास चल रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, we consider country A where the interest rate is 4% and a country B where the interest rate is 9%. Then under uncovered interest rate parity, currency B is expected to depreciate by 5% annually related to currency A, so that an investor should be indifferent between investing in country A or B. In fact, there is a whole structure known as international parity relationship कि आपका जो इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंस होगा वो अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी के अकॉर्डिंगली थ्रू जो एक्सचेंज रेट में एक्सपेक्टेड मूवमेंट होगा उसके बराबर हो जाएगा परसेंटेज मूवमेंट में। तो ये कई एंगल से हो रहा है। इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट क्या कहता है कि जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंस होगा
वही इन्फ्लेशन रेट में डिफरेंस आएगा, उस इन्फ्लेशन रेट के डिफरेंस से रिलेटिव पीपीपी में डिफरेंस आएगा, और एक्सचेंज रेट का जो मूवमेंट होगा वो ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म में उतना ही रहेगा। सो ओवरऑल इस पॉइंट ये शो करता है कि ओवरऑल आपका फॉरेन करेंसी के बॉन्ड में आपने अगर बॉन्ड इशू किया हुआ है तो उससे कोई आपको बेनिफिट नहीं है एक्स्ट्रा। इसके बाद पॉइंट बताया गया कि लॉन्ग टर्म रेट्स लॉक्ड हैं, सो अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट राइज करता है तो कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। बट देन अगर रेट लॉक्ड है तो वो बोथ वेज में लॉक्ड है, तो अगर कल को इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन करता है तो उसमें कोई पॉजिटिव इफेक्ट भी नहीं आएगा। सो इट्स अ 50-50 न्यूट्रल स्ट्रेटजी, कोई इसका कोई पर्टिकुलर वन वे बेनिफिट नहीं है। आफ्टर दिस द मेन पॉइंट कम, repaying capacity. But here it was told that net debt upon run rate EBITDA ratio is decreasing, so that's why it's a repaying capacity is good. Now no mention of sustainability at present levels. कि अभी जो चल रहा है नेट डेट रन रेट एबिटा के रेशियो में, वो क्या अभी सस्टेनेबल है, इस बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं किया क्या वीडियो में, कहीं कोई पॉइंट नहीं बोला गया। It was simply told that present level is at 3.2x using the run rate EBITDA. Now, run rate EBITDA is a forecasted EBITDA on basis of recent results. It is very risky to use run rate concept for predicting the leverage capacity over such a long term, because run rate आपका अभी करंट का यूज कर रहा होता है रिजल्ट्स को बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रेडिक्ट करने के लिए, तो उसमें आपकी जो वैल्यूज आप प्रेडिक्ट कर रहे हो वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड हो सकते हैं। लेट अस चेक दिस रन रेट टर्म ओवर द इन्वेस्टोपीडिया। Here we get the run rate is the financial performance of the company using current financial information and predictive future performance. Run rate assumes the current condition will continue. And run rate are helpful informative performance estimate for companies that have been operating for short periods of time. जो अभी स्टार्ट हुई हैं इनको परफॉर्मेंस ऑपरेशन में 2-3 महीने ही हुए हैं, वो क्या करते हैं कि लास्ट क्वार्टर का 2 महीने का पीरियड्स को आगे तक के लिए फोरकास्टर यूज कर लेते हैं रन रेट एबिटा यूज करते हुए। ठीक है, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है कि मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका लास्ट क्वार्टर में 100 मिलियन का से रेवेन्यू आया है, तो वो एज्यूम कर ले रहे हैं कि ओवरऑल उसका 400 मिलियन का रन रेट आ जाएगा। पर इस वाले कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, जो कि यहाँ पे समझाया गया है कि इफ यू टॉक अबाउट रिस्क इन यूजिंग द रन रेट, then the run rate can be very deceiving metric, especially in seasonal industries. If the information based on the holiday season sales were used to create a run rate, estimates of future performance may be incidentally inflated. For example, कोई टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसर लाइक एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने कोई नया प्रोडक्ट रिलीज किया, उसके बाद उस पे इमिडिएटली अगर उन्होंने वो डाटा यूज किया रन रेट डाटा निकालने के लिए, तो बहुत ही स्क्यूड डाटा शो करेगा। फॉर द रन रेट डू नॉट अकाउंट फॉर लार्ज वन टाइम सेल्स। तो आप समझ रहे हैं कि रन रेट एबिटा वाला टर्म यूज करना भी कितना डिसीविंग है। एनीवे, पर पॉइंट ये है कि वी एज अ फैंस एंड फॉलोअर्स ऑफ रचना मैम, वी एक्सपेक्ट दैट समवन एक्सपर्ट लाइक हर शुड गिव हर व्यूज अबाउट द प्रेजेंट लेवल, कि अभी जो चल रहा है वो कितना सस्टेनेबल है या नहीं है, कैसे है। और अगर बात की जाए रीपेइंग कैपेसिटी की, देन वी एक्सपेक्ट कि शी शुड टेल समथिंग अबाउट इंटरेस्ट बर्डन क्या चल रहा है, या डीएससीआर क्या चल रहा है अदानी ग्रुप का, या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या चल रहा है, इनके बारे में कोई बात नहीं की गई। इंटरेस्ट बर्डन इज लाइक, अब एक डू पॉइंट इक्वेशन होती है आरओई निकालने की, उसमें नेट मार्जिन ऐसे टर्नओवर फाइनेंशियल लेवरेज के थ्रू आ रहा होता है, उस नेट मार्जिन का एक ब्रेकअप होता है आपका इंटरेस्ट बर्डन। ये शो करता है अर्निंग बिफोर टैक्स डिवाइड बाई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आपका देता है कि ओवरऑल कंपनी पे कितना इंटरेस्ट बर्डन आ रहा है। जो दूसरा रेशियो नॉर्मली यूज करते हैं वो डीएससीआर होता है कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो, जो कि ये शो करता है कि आपका कितना कैश फ्लो आ रहा है जिससे आप कितनी अपनी डेट ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पाएंगे। या जो नॉर्मली यूज हो रहा होता है, आप हर जगह पे आप देखोगे वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रहता है कि इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाई द इंटरेस्ट एक्सपेंस। अगर इन टर्म्स के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया, कोई डिस्कशन नहीं किया गया, और इंटरेस्ट और लेवरेज के बारे में बात कर ली गई, इट वॉज वेरी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग। देन एट द एंड मैडम टोल्ड अबाउट द लाइफ ऑफ डेट, कि it was explained that life of project is 50 years, so debt should also be matching। अभी बताया गया कि डेट जो है 5 years से लेस वाला 26% पर है, एंड इट इज रिड्यूसिंग, सो इसलिए ये एक पॉजिटिव चीज है, ये शो किया गया।
74% जो बाकी है उसकी मेच्योरिटी क्या है? दैट मेच्योरिटी क्या अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर्स के आसपास है, या क्या है, या 10 ईयर्स है, या 15 ईयर्स है? उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन या कोई डिस्कशन नहीं किया गया। जो प्रेजेंट सिचुएशन है 26%, जिसमें कि 5% से लेस वाला जो शॉर्ट टर्म डेट 26% है, उस पर भी कोई कमेंट नहीं है कि वो सस्टेनेबल है, वो सही है। बाकी पीयर कंपनी का क्या चल रहा है, उस पर कोई व्यूज कमेंट नहीं दिया गया। दो कंसंट्रेशन ऑफ फंडिंग एंड मेच्योरिटी मिसमैच, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं कंपनी की रेजिलियंस चेक करने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी देखने के लिए। बट उसको इस तरह से कभी नहीं चेक किया जाता कि आपका ओवरऑल 50 साल के कंपेरेटिवली में 26% दिखा दिया गया कि 5 साल से कम है जो निगेटिव वाला है, और बाकी 74 क्या पॉजिटिव है, क्या वो उसमें कंपेरेबल है कि नहीं, इसके बारे में कोई बात ही नहीं की गई। एक्चुअली में जो कंपेरिजन होना चाहिए था वो होना चाहिए था ऑपरेटिंग कैश फ्लो और इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन के बीच में, जो कि एक्चुअल में एक दूसरे को कंपनसेट करता। बट उसके बारे में कहीं कोई बात नहीं की गई पूरी वीडियो में। हमें पता है कि ठीक है, वो वीडियो एक शॉर्ट वीडियो था, उसमें एफ सी एफ एफ जो कि फ्री कैश फ्लो टू फर्म के स्ट्रेस टेस्ट सिनारियो एनालिसिस सब टेस्ट नहीं हो पाएगा। बट एटलीस्ट जो मेन रिपोर्ट की बात हो रही थी, रिपोर्ट में ईएसजी कंसर्न्स भी दिखाए गए थे। ईएसजी लाइक इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस इश्यूज, डेट ट्रैप रिस्क की बात हुई थी, की मैन रिस्क की बात हो रही थी। उन सब बारों के बारे में भी कोई भी बात नहीं की गई। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे अदानी के डेट से रिलेटेड जो मैटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, उनको रचना मैम के वीडियो में बहुत ही इजीली नेगलेक्ट कर दिया गया, और उन इश्यूज को हाईलाइट किया गया जो कि एक्चुअली में सिग्निफिकेंट थे ही नहीं, या फिर वो इश्यूज थे ही नहीं खुद में। आई होप कि आपको उस वीडियो को देखकर और इस वीडियो को देख के आप खुद से इंडिपेंडेंटली कंपेयर कर पाएंगे। This is my effort to give you all an unbiased and neutral views regarding this burning matter. Thank you, and please subscribe to my channel. Thank you, guys.